नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे तो उसी कड़ी में हिस्ट्री में आज हम उसी टॉपिक को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। रीज़न ये है कि जो भी कुछ आज पॉइंट्स आएंगे जो भी नए, वो सारे के सारे पिछले लेक्चर से रिलेटेड ही होंगे। इसीलिए उस लेक्चर को हम 5 मिनट में पूरा रिवाइज करने के बाद उसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे, जिससे चीज़ें आपके रिवाइज हो जाएंगी और साथ ही साथ जो नई चीज़ें आएंगी वो एक दूसरे से जुड़ती हुई चलती रहेंगी, जिसकी वजह से हिस्ट्री काफ़ी आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। आपका आसान बनाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ मिलकर चलना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आपके चीज़ें समझ में आए, इसके लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इसका सबसे अच्छा और सबसे सरल और सटीक उपाय यही है कि आपको जो भी लेक्चर मिलेगा उसका पिछला ओवरऑल एक व्यू दे दिया जाएगा, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमने इतिहास को 3 भागों में 3 कालखंडों में डिवाइड कर रखा था। पहला प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक ऐतिहासिक। क्लियर? इसमें क्या था, प्रागैतिहासिक में हमने पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक में चीज़ें जो भी कुछ है वो लिखित नहीं है, लिखित किसी का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी चीज़ लिखित नहीं थी, लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ उसको हम प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री यानी इतिहास के पहले का जो समय था वो सब का है प्री हिस्ट्री। तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें था लिखित। लिखित यानी कुछ ऐसी लिखावट मिली तो है जिसको हम पढ़ नहीं सके। तो ऐसी लिखावट से क्या फ़ायदा जिसका हम पढ़ ही ना सके। तो क्या है, लिखित तो है लेकिन इसको पढ़ नहीं सके। इसमें क्या है, लिखित भी है और पठित भी है। ऐसा कालखंड जो भी लिखा है और पढ़ा जा सका उसे ऐतिहासिक काल बोलते हैं, और ऐसा कालखंड जो कि लिखित तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। इसको 4 भागों में डिवाइड किए थे हमने। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। और एक चौथा है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। क्लियर? इनकी अगर बात टाइमिंग की जाए तो पूरा पाषाण काल आपका 25 लाख से 12,000 BC तक था। वहीं पर मध्य पाषाण की बात की जाए तो वो 12,000 से 5,000 तक था। वहीं आपके नवपाषाण की बात की जाए तो ये था आपका 5,000 से 3,000 तक, और ताम्र पाषाण 3,000 से आगे ईसा पूर्व। क्लियर? तो पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज थी आग, जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या खोज थी? आग। इनकी सबसे पहली खोज थी आग। क्लियर? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ अंत्येष्टि की शुरुआत हो चुकी थी। किसकी? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। 16 संस्कारों में जो सबसे एक संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार, तो अंत्येष्टि संस्कार की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई थी। क्लियर? वहीं पर मध्य पाषाण काल से ही इंसान ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। पशुओं को पालना जो है शुरू कर दिया था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुओं का पालन नवपाषाण काल से हुआ था। तो जैसे आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे SSC, GD, कांस्टेबल टाइप के एग्जाम में, चपरासी उपरासी टाइप के, रेलवे, खलासी वलासी में,
तो वहाँ पर आपका आंसर होगा 9 पाषाण। लेकिन जैसे ही अपर लेवल पे जैसे पीसीएस यूपीएससी पूछा जाएगा कि मानव ने पशुपालन कब से शुरू किया था, तो आपको जाएगा मध्य पाषाण काल। लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कब से शुरू हुआ था, तो 9 पाषाण काल में। क्लियर। यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर औजार बड़े थे, बड़े औजार थे। पत्थर की जो भी पाषाण काल है तो जो भी औजार थे बड़े औजार थे, लेकिन यहाँ पर औजार छोटे हो गए थे। कैसे हो गए थे, छोटे औजार हो गए थे। यानी इंसान क्या है, मानव क्या है, सभ्य हो रहा है। अब देखिए जितना ज़्यादा मॉडर्न टाइम आएगा ना, हथियार अस्त्र शस्त्र उतना छोटा होता चला जाएगा। देखिए आप देखिए पहले 1857 क्रांति में इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें चलती थी, आज इतनी बड़ी बड़ी आ गई, इतनी बड़ी बड़ी आ गई। बंदूक छोटी हो गई लेकिन इनकी रेंज बड़ी हो गई। देखिए बंदूक कितनी बड़ी थी लेकिन उसकी रेंज छोटी थी। लेकिन आज पिस्टल वगैरह देखिए कितनी छोटी हो गई, AK-47 वगैरह देखिए, गन वगैरह देखिए छोटी हो चुकी है लेकिन उनकी रेंज बड़ी हो चुकी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितना भी मॉडर्न होते जाएंगे, जितना भी मॉडर्न की तरफ बढ़ते आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को, उतना आप देखेंगे चीज़ें छोटी होती जा रही हैं। छोटे सा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हो रहा है। रीजन कोरोना है। कोरोना एक, जैसे आप हॉलीवुड मूवी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसे ही लैब से कोई वायरस निकल गया और वो उसने तबाही मचा दी। वही वायरस कहीं डायनासोर बन जाता है इकट्ठा होकर, वही वायरस कहीं कुछ बन जाता है, कहीं चमगादड़ बन जाता है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसी का एक रोल मॉडल है कोरोना। अगर पूरी दुनिया के कोरोना को आप कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो कम से कम 1 चम्मच बराबर कोरोना मिलेगा। पूरी दुनिया के कोरोना को जब इकट्ठा करेंगे तब कहीं जाके 1 चम्मच के बराबर कोरोना होगा। समझ गए आप। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जितना भी मॉडर्न होते जाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें छोटी होती जाएंगी लड़ने भिड़ने की, जिससे इंसान समझ कम पाएगा और घातक सिद्ध जाबित ज़्यादा होंगी। ठीक है। तो ये अंत्येष्टि, मध्य पाषाण काल, पशुपालन, यहाँ पर इंसान क्या करता था, आखेट करता था, शिकार करता था। लेकिन यहाँ पर मध्य पाषाण काल में इंसान में आखेट तो था लेकिन ग्रुप वाइज हो गया, समूह में चलना शुरू हो गया था, समूह में इंसान शुरू हो गया था मध्य पाषाण काल से ही। ठीक है। साथ ही अगर छोटे औजार हैं, छोटे को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, माइक्रो, लेकिन पत्थर है तो क्या बोलेंगे, लिथिक, माइक्रोलिथिक या माइक्रोलिथ बोलते हैं। क्लियर। कई बार इंग्लिश में पूछा गया है, सॉरी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि माइक्रोलिथ क्या है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा गया, तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा गया है। यूपीएससी में एक बार पूछ लिया गया माइक्रोलिथ किससे कहा गया, तो माइक्रोलिथ जो है मध्य पाषाण काल को कहा गया है। क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। ठीक। माइक्रो यानी छोटा, लिथ यानी आज पाषाण यानी पत्थर। क्लियर। तो छोटे पत्थरों से मिलकर बने जो औजार उनको क्या बोलेंगे, माइक्रोलिथ। तो मध्य पाषाण को क्या बोला गया, माइक्रोलिथ। वहीं पर अगर बात 9 पाषाण काल की जाए तो 9 पाषाण काल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9 पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी। किसकी हो गई थी, कृषि की। लेकिन ये जो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इतिहास के जनक जहाँ हेरोडोटस है, हेरोडोटस ने इन काल के आधार पर विभाजन कर दिया था इतिहास का। लेकिन लिखावट के आधार पर इनका विभाजन किसने किया था, पूछ लिया गया एक बार। तो जिसको त्रियुगीन विभाजन जिसको बोलते हैं, त्रियुगीन विभाजन, इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, तो इतिहास का त्रियुगीन विभाजन ये लिखावट के आधार पर किया था क्रिश्चियन थॉमस ने। किसने, जे थॉमसन ने, क्रिश्चियन थॉमसन। किसने, क्रिश्चियन थॉमसन महोदय ने लिखावट के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था, जिनको त्रियुगीन काल कहा गया, त्रियुगीन विभाजन कहा गया। क्या कहा गया, त्रियुगीन विभाजन कहा गया। लेकिन वहीं पर इसका विभाजन लिखावट के आधार पर, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि धातुओं के आधार पर, यानी धातु यानी कि यहाँ पर क्या पाया गया, पत्थर पाया गया, तो इसको पाषाण काल बोल दिया गया। ठीक, पाषाण काल बोल दिया गया। यहाँ पर क्या पाया गया, कांसा पाया गया,
कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य काल बोल दिया गया, कांस्य युग। यहाँ पर तांबा का पाया गया, यहाँ पर, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर लोहा पाया गया तो इसको लौह युग बोल दिया गया, लौह युगीन। ठीक, यहाँ पर तांबा पाया गया, इसको ताम्र युगीन बोल दिया गया। यहाँ पर तांबा पाया गया, इसको ताम्र युगीन बोल दिया गया। यहाँ पर कांसा पाया गया, इसको कांस्य युग बोल दिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता। इसे लौह युगीन सभ्यता बोल दिया गया, इसे ताम्र युगीन सभ्यता बोल दिया गया, ताम्र पाषाण। ठीक, आ समझ में। तो इस प्रकार से यानी धातुओं के आधार पर, धातुओं के आधार पर इसका त्रियुगीन विभाजन, त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? इसका त्रियुगीन विभाजन धातुओं के आधार पर किया है क्रिश्चियन थॉमसन ने, क्रिश्चियन थॉमसन ने। लेकिन वहीं पर लिखावट के आधार पर मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया था, लिखावट के आधार पर इसका विभाजन जॉन बुश ने किया था। किसने? जॉन बुश ने लिखावट के आधार पर किया कि इन्होंने कहा यहाँ पर कुछ भी लिखा पढ़ा इस कालखंड में नहीं मिला, यहाँ पर लिखा मिला लेकिन उसका कोई भी पढ़ा नहीं गया, लेकिन यहाँ पर लिखा और पढ़ा दोनों का, तो उसको उन्होंने क्या कहता है, तो किसने इस प्रकार से विभाजन लिखावट के आधार पर विभाजन किया था? जॉन बुश ने। किसने? जॉन बुश ने। क्लियर? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ पड़ेगा? डेनमार्क में। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुरातत्व विभाग का संग्रहालय कोपेनहेगन है विश्व का। लेकिन भारत का सबसे बड़ा, या भारत का कहाँ पे है? भारत का पुरातात्विक संग्रहालय आपके भोपाल में है, जिसका नाम था मानव पुरातत्व संग्रहालय, जिसका बाद में नाम बदल कर दिया गया इंदिरा गांधी मानव पुरातत्व संग्रहालय। क्लियर? आगे की सारी चीज़ें समझ में। दुनिया का संग्रहालय कहाँ है पुरातत्व का? कोपेनहेगन, डेनमार्क में पड़ेगा। लेकिन भारत का कहाँ है? भोपाल में है। नाम क्या है? मानव पुरातत्व संग्रहालय। लेकिन नाम अगर पूछ लिया जाए अब क्या है, तो इंदिरा गांधी मानव पुरातत्व संग्रहालय। क्लियर? वहीं पर भारत में पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुरातत्व विभाग के जनक कनिंघम साहब हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है बाद में। तो ठीक है, अब हम आगे फिर से चलते हैं। ये कुछ चीज़ें थी, महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनको जानना बहुत ज़रूरी था। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जो ये पॉइंट मैंने बोल दिए। क्लियर? अब वहीं पर जॉन बुश महोदय से फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जॉन बुश महोदय, अगर उन्होंने इतिहास में पुरातत्व विभाग कैसा भूगोल होगा, भूगोल होगा कि भूगर्भ का कहलाएगा? तो पुरातत्व क्या है? पुरातत्व तो भूगर्भ कहलाएगा, क्योंकि जब तक खुदाई नहीं होगी तब तक कोई भी अवशेष मिलेगा नहीं। ऐसा थोड़े ना कि मोहनजोदाड़ो में ईंटें ऊपर पड़ी है, चाचा हमको लेकर चलो, हमको संग्रहालय में रख दो, हम हड़प्पा सभ्यता की ईंट है, हम हड़प्पा सभ्यता की ईंट। ऐसा तो होता है जब तक खुदाई नहीं करेंगे। तो एक बार पूछ लिया कि जॉन बुश का संबंध किससे है? तो भूगर्भ से है, भूगर्भ शास्त्री है। क्लियर? ये पुरातत्व, दोनों में से कोई भी एक टिक कर दीजिएगा। वहीं पर कनिंघम साहब क्या है? वही पुरातत्व से संबंधित है। आगे समझ में? आगे तो पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग थी। लेकिन मध्य पाषाण में अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार। अब आप खुद ही सोचिए कि अंतिम संस्कार यहाँ से शुरू होगा मध्य पाषाण में। लेकिन जब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो तुरंत उसकी भीड़ नहीं शुरू हो जाती है। ठीक है, उसकी तुरंत भीड़ नहीं शुरू हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, पिछले साल जैसे कोरोना शुरू हुआ, चीन से शुरू हुआ था, तो हमारे लोगों के लिए एक मजाक था कि अरे कोरोना क्या है, कुछ नहीं है, दिखता नहीं है तो क्या कर पाएगा मेरा। लेकिन इस वर्ष मुझे समझ में आया हम लोगों को कि वास्तव में कोरोना एक बड़ी चीज़ है, एक भयावह स्थिति जिसने खड़ी कर दी है, स्टैंड कर दी है, वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो इसीलिए इस काल में अंत्येष्टि यानी शवों का अंतिम संस्कार शुरू तो हुआ, लेकिन शवों का जो भंडार है वो कहाँ मिलता है? नवपाषाण काल में, विशाल शवगृह। ठीक, विशाल शवगृह कहाँ से मिलता है? विशाल
नवपाषाण काल में। ठीक, सॉरी। ठीक, अब विशाल है तो विशाल को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? लार्ज बोल सकते हैं, इंग्लिश में लार्ज बोल सकते हैं ना आप। लेकिन लार्ज वो होता है जो किसी भी एक सिरे से हो विकास, लेकिन जो चारों तरफ से फैला हो उसको क्या बोलते हैं? मेगा बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेगालिथ। मेगालिथ पूछ लिया गया कि मेगालिथ का संबंध किस काल से है? तो मेगालिथ का संबंध नवपाषाण काल से है। किससे? मेगालिथ का संबंध नवपाषाण काल से है। यहाँ पर जानवरों के जो अवशेष मिले वो आदमगढ़ से मिले। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़। आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ेगा? आदमगढ़ एमपी में है। क्लियर? आदमगढ़ एमपी में है। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से मिले, लेकिन व्यवस्थित पशुपालन कहाँ से शुरू हुआ? वो नवपाषाण काल से हुआ। व्यवस्थित पशुपालन कहाँ से शुरू हुआ? नवपाषाण काल से। व्यवस्थित पशुपालन, व्यवस्थित पशुपालन कहाँ से शुरू हुआ? नवपाषाण का। पशुपालन तो यहाँ से हुआ। पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य आदमगढ़ से मिले। आदमगढ़ कहाँ पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा। ठीक है, कृषि की अगर बात की जाए, कृषि से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके, तो अगर बात कृषि की जाए तो कृषि की शुरुआत कब से मानी जाती है? 7000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। कब से? 7000 ईसा पूर्व से। ठीक, सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? फिर क्वेश्चन आता है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला अनाज, तो जौ। पहला अनाज कौन सा है? जौ है। लेकिन जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? ईरान से मिले। ये कई बार पूछा गया कि ईरान, जौ के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले? ईरान से मिले। लेकिन भारत में सबसे पहले कहाँ से मिले? मेहर। किस चीज़ के? गेहूं के। मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ेगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान वर्तमान में पड़ेगा। ठीक, यहीं से, ठीक है, गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ से। लेकिन व्यवस्थित ढंग से खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते? मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। व्यवस्थित ढंग से मेहरगढ़ के साक्ष्य कहाँ से मिले? सॉरी, व्यवस्थित ढंग से खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? व्यवस्थित ढंग से वो कहाँ से मिले? वो भी मिले मेहरगढ़ से। व्यवस्थित ढंग से खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ से। एक चीज़ और जान लें, मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ एक सबसे लंबा कालखंड था जिसमें हर एक प्रकार के साक्ष्य मिले। प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले, आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले, यहाँ तक ऐतिहासिक काल के भी साक्ष्य मिले। इसलिए पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सभ्यता जो सबसे लंबे समय तक रही, सबसे लंबे समय तक उस शहर रहा? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे लंबे समय, रीजन था मेहरगढ़ दो पहाड़ियों के बीच में था। एक तो सुलेमान, दूसरा किरधर। ठीक है, किरधर पहाड़ी के बीच में स्थित था, जिसके चलते वहाँ पर दूसरी चीज़, और वहाँ पर पानी वानी की अच्छी सी सुविधा थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इंसान लंबे अरसे तक टिक सका। जिस वजह से सबसे लंबे समय तक कहाँ पर लोग थे? तो मेहरगढ़ में थे। ठीक, साथ ही चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? चावल की बात की जाए तो चावल के साक्ष्य आके मिले हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कोल्डिवा। चावल कोल्डिवा में। ठीक है, कब? उत्तर प्रदेश से। लेकिन फिर एक बात आ गई सामने, अब इतनी चीज़ें सारी सही तो हैं लेकिन गलत हो जाती। देखिए कैसे, क्योंकि फिर एक जगह ये पता चलता है, हाल ही के एक खोज से पता चलता है कि लोहरा देव से चावल के जो साक्ष्य मिले वो 8000
BC पूर्व है। और हम कब तक पढ़ रहे हैं? 7000। तो वर्तमान, अब अगर आप नॉर्मल पेपर देंगे तो वहाँ पर आपको मेहरगढ़ करेंगे, लेकिन अगर मेहरगढ़ और लोहरादेव दोनों मिल जाए, मेहरगढ़ और लोहरादेव सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोहरादेव पे आप टिक करेंगे। जब लोहरादेव न मिले तब आप मेहरगढ़ में कि खेती के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप लोहरादेव करेंगे। लेकिन अगर लोहरादेव ऑप्शन में नहीं है तो आप मेहरगढ़ पर टिक करेंगे। क्लियर? लोहरादेव आपका ये पड़ेगा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है लोहरादेव। और यहाँ से ये 8000 BC का लमसम माना जाता है कि यहाँ से मिले हैं सच। आ रहा समझ में? फिर मृदभांड की बात अगर की जाए, किसकी? मृदभांड की। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहा गया। फिर आप खुद सोचिए कि इंसान उस समय कौन से रंगों का इस्तेमाल करेगा, किस प्रकार के रंग? फिजिक्स में वर्ड बोलते हैं, तो वहाँ पर रंग के लिए शब्द रंग नहीं मिलेगा, वर्ड मिलेगा। तो गेरू इंसान ने चित्रकारी की, कुछ नहीं मिला तो ईंटें से उठाकर पकी हुई मिट्टी, क्या बोलते हैं उसको? टेराकोटा। हाँ, टेराकोटा से उसका उठाकर चित्रकारी कर दी। तो लोगों ने कहा अच्छा देखो, कलर भी इन्होंने भर दिए, रंग भी भर दिए, वर्ड भी भर दिए। तो कैसा? गेरुआ वर्ड। कौन सा? गेरुआ वर्ड। क्लियर? गेरू वर्ड यहाँ पर मिला है। कलर, रंग की बात कीजिए तो गेरू वर्ड, गेरू वर्णीय मृदभांड बोलते हैं, गेरू वर्णीय मृदभांड बोलते हैं इसको, क्योंकि गेरू एक कलर का था। ठीक, लेकिन सबसे पहले कहाँ से इसके साक्ष्य मिले गेरुवाड़ी के? तो गेरुवाड़ी के जो साक्ष्य की बात की जाए तो हस्तिनापुर कहाँ है? हस्तिनापुर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, हरियाणा और दिल्ली का हस्तिनापुर, वर्तमान उस भूतकाल का हस्तिनापुर, वर्तमान का दिल्ली और हरियाणा वाला जो क्षेत्र हस्तिनापुर कहलाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। फिर एक बार पूरा पाषाण काल में आग, सबसे यहाँ पर जो औजार थे बड़े थे, लेकिन मध्य पाषाण काल के औजार थोड़े छोटे हो गए। अंत्येष्टि की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई, लेकिन विशाल शवों का कहाँ से मिले? नव पाषाण काल में मिले, नव पाषाण काल में। ठीक, ताम्र पाषाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण को चिल्कोलिथ बोलते हैं, चिल्को बोलते हैं। तो पाषाण है, पत्थर है, तो क्या बोलेंगे? चिल्कोलिथ। पूछ लिया जाता है चिल्कोलिथ किस काल को कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ बोलते हैं। चिल्को जो है वो तांबे का अवशेष होता है। ठीक, तो इसलिए इसको चिल्कोलिथ बोल दिया जाता है। जैसे लोहे का क्या होता है? अवशेष, अयस्क, लोहे का अयस्क, मैग्नेटाइट है, वैसे ही ये चिल्को एक अयस्क होता है, अयस्क। आगे नवपाष, यहाँ पर पशुपालन तो शुरू हुआ, लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुपालन नवपाषाण काल में हुआ। ठीक, सर्वाधिक गेरुवाड़ी मृदभांड कहाँ से मिले? हस्तिनापुर से मिले। ठीक, मेहरगढ़ से सबसे पहले साक्ष्य खेती के कहाँ से मिले? लोहरादेव से मिले, लेकिन लोहरादेव नहीं होगा तब आप मेहरगढ़ करेंगे। अब मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ से तीनों कालखंडों की जानकारी मिलती है। इसे सबसे लंबे समय तक कौन सा शहर रहा? मेहरगढ़ रहा। मेहरगढ़ कहाँ रहा है? पाकिस्तान में पड़ेगा आपका। ठीक, विशाल शव जिसको मेगालिथ बोलते हैं, मेगालिथ नवपाषाण काल को। क्लियर? सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अनाज जौ। उसके बाद लेकिन सबसे पहले कौन सी धातु? तांबा। धातु की बात की जाएगी तो तांबा, अनाज की बात की जाए तो जौ। लेकिन बाद में सबसे पहले गेहूं कहाँ मिला? मेहरगढ़ में, वर्तमान में पाकिस्तान। आप खुद ही सोचिए कि मानव यहाँ सबसे सभ्य लोग रहते थे मेहरगढ़ में। आज वही देश है पाकिस्तान जहाँ पर सबसे असभ्य लोग रहते। आप खुद ही सोचिए, जब कहीं पर भी धर्म
सर चढ़कर बोलने लगता है ना, तो जान लो उस राज्य की या उस धर की, उस देश की स्थिति डामाडोल होने वाली है। ठीक, जब धर्म सर चढ़कर बोलने लगे, जब किसी भी बोगी को ये लगे कि वो इंजन को खींच सकती है, तो जान लो कि उस ट्रेन का, उस बोगी का बर्बाद होना तय है, निश्चित तय है। क्लियर? तो वही चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें रही, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय पुरातत्व कोपेनहेगन, डेनमार्क। भारत का भोपाल। ठीक, क्या नाम है उसका? मानव संग्रहालय या इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। त्रियुगीन विभाजन किसने किया? क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन ने त्रियुगीन विभाजन किया है इतिहास का, पूरा किसके? धातुओं के आधार पर। यहाँ से तांबा मिला, इसको ताम्रयुगीन सभ्यता। यहाँ से कांसा मिला, इसको कांस्ययुगीन बोल दिया गया। यहाँ पर लोहा मिला, लोहयुगीन हो गया। क्लियर? तो इस आधार पर क्रिश्चियन थॉमसन ने, लेकिन लिखावट के आधार पर जॉन बुश ने किया था। किसने? जॉन बुश ने किया था। ठीक, आगे अगर बात की जाए कि जॉन बुश के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन थे? तो भूगर्भ शास्त्री भी थे और पुरातत्वविद भी थे। बाद में पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम महोदय को। कनिंघम महोदय को पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। वहीं पर आग की खोज पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज हुई थी। नवपाषाण काल में ही मृदभांड की खोज हुई। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन को मृदभांड बोलते हैं। पहले उसने क्या बनाया? पहले अंजूरी मिलाता था, फिर उसको कुछ ऐसी चीज़ मिली इतनी बड़ी, तो उसने मिट्टी से बनाना शुरू किया। फिर उसने कि उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना शुरू किया। पहले ऐसे था, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे 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 करके उसने गोल कर दिया। कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी आकृति बन गई, ये तो गोल हो गया, इसको ढनगना सकते हैं। उसमें भरा तो ढनगना रहा था, तो इधर उधर अनाज गिर रहा था, तो उसने एक तरफ उसको बंद कर दिया। जब इसने एक तरफ इसको बंद कर दिया तो कहा, अच्छा ये तो सीधा करके रख सकते हैं इसमें, बहुत अच्छा ये हुआ। फिर लेकिन ढनगना रहा था दूसरी तरफ से, तो उसने दोनों तरफ से अनाज भर लिए, दोनों तरफ से बंद कर दिए और बंद करके ढनगनाते हुए काम करना शुरू कर दिया। वैसे ही उसने उसका दिमाग का विकास करना शुरू किया और उसने पहिए की खोज यहाँ से शुरू कर दी। ठीक है, फिर वो उसी सुराही नुमा आकृति का जो मृदभांड था उसको पहिए के ऊपर चलाना शुरू कर दिया। ठीक, तब वहाँ से पहिए की खोज हुई। वहीं से अंत्येष्टि मध्य पाषाण काल में, लेकिन विशाल शव कहाँ से? नवपाषाण काल में। विशाल शव जिसको मेगालिथ किस काल को कहा गया? नवपाषाण काल को। मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ बोला गया है। क्लियर? यहाँ व्यवस्थित और एक सही तरीके से मानव कहाँ रहना शुरू हो गया था? मेहरगढ़ में। सही तरीके से, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से वह मानव, मेहरगढ़ का इंसान जो था सभ्य था। ठीक है, स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड क्वालिटी में रहता था, मॉडर्न स्टाइल में। 7000 BC से खेती की उपज, लेकिन लोहरा देव और मेहरगढ़ में आप किसको टिक करेंगे? लोहरा देव को टिक करेंगे। लोहरा देव से भारत में कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से चावल से साक्ष्य मिले। उसके बाद गेरुआड़ी मृदभांड कहाँ से मिले? हस्तिनापुर से, सर्वाधिक हस्तिनापुर से मिले। फिर उसके बाद व्यवस्थित पशुपालन नवपाषाण काल से शुरू हुआ, और लेकिन पशुपालन मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया था। यहाँ पर इंसान घूम फिर कर खाता था, लेकिन यहाँ पर इंसान घूम फिर कर तो खाता था, लेकिन समूह में खाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर इंसान अब रुकना शुरू हो गया क्योंकि खेती करने लगा था। और गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? गर्तावास का आवास आपको मैंने बताया था कश्मीर से मिले, कश्मीर से, बुर्जहोम से। ठीक है, और मानव के सबसे पहला कंकाल कहाँ से मिले? पल्लवरन, मद्रास से। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी की चीज़ें, आज कुछ नई चीज़ें हमने जोड़ने की कोशिश की है ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक, इसको माइक्रोलिथ, छोटे औजार को माइक्रोलिथ बोलते हैं। छोटा यानी, ठीक, छोटा यानी माइक्रो, और औजार यानी पत्थर का था तो लिथ, तो माइक्रोलिथ। क्लियर? तो ये इसको चिल्कोलिथ बोलते हैं। बाकी चीज़ें अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लेकिन प्लीज़ मेरा अनुरोध है,
आपसे हाथ जोड़ के प्लीज़ कहीं बाहर मत निकलें, घर पे ही रहें, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ख्याल रखें, साथ ही परिवार के लोगों का भी ख्याल रखें, जिससे आप सभी घर के लोग सभी स्वस्थ रहें। और कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन होता है। आज स्वास्थ्य बचा लीजिए, कल धन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, धन के चक्कर में स्वास्थ्य मत गंवाइए, क्योंकि स्वास्थ्य गंवा दोगे तो अपने आप को गंवा सकते हो, अपने को गंवा सकते हो। तो इसलिए आज जो धन है वो स्वास्थ्य है। आप घर में रहकर नमक रोटी खाइए, अच्छी बात है। 4 दिन बाद 56 भोग खाइएगा, कोई एतराज़ नहीं करेगा, लेकिन आज जो भी कुछ रूखा सूखा घर पे है उसी को खा कर रहिए, ये मेरा अनुरोध है। और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन करें। रीज़न यही, जो भी कैंडिडेट, जो भी व्यक्ति शुगर के पेशेंट होते हैं, शुगर इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन में जिंक नामक धातु पाई जाती है। तो ऐसे लोगों को जिनमें कोरोना इंजेक्ट कर चुका है, उनमें अगर जिंक की कमी है तो कोरोना बहुत फास्ट तरीके से उन पर हावी होता है। तो इसके लिए आप जो भी कुछ गले से निकले वो गर्म होना चाहिए, पानी, दूध, खाने पीने की जो भी चीज़ हो गर्म हो। ठीक है, दूसरी चीज़, दूध का सेवन करें अच्छे मात्रा में, हल्दी डालकर, क्योंकि दूध में अच्छी मात्रा में जिंक पाया जाता है, जिसकी वजह से जिंक मेंटेन रखेगा। अंडे खा सकते हैं तो, लेकिन बाहर दुकानें बंद चल रही हैं, इसलिए अंडे के पीछे मत भागिए। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कुछ खाए गर्म खाएँ। मैं इसे बहुत गर्म, जितना ज़्यादा गर्म पानी आप पी सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और गर्म से गर्म पीने की कोशिश करें। ठीक है, यही सारे कुछ घरेलू उपाय हैं। बस आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।